सुंदरपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में ज्यादातर लोग खेती करते या फिर जंगल से लकड़ियां लाकर अपना जीवन यापन करते। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें लकड़हारा रामकृष्ण अपनी पत्नी सीमा और बेटे के साथ रहता। रामकृष्ण मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब भी वह जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। एक सुबह वह अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे खाली पेट जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे खाली पेट जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, शायद इस बार अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए। कई दिनों से खाली हाथ लौट रहा हूँ। अब जब बच्चों की आंखों में उम्मीद देखता हूँ तो दिल टूट सा जाता है। जंगल में पहुंचकर रामकिशन इधर उधर भटकता रहा, मगर हर जगह वही हाल था। कहीं लकड़ियां गीली थी और कहीं पहले ही कोई काट कर जा चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी न मिली। वह थक हार कर खाली हाथ घर की ओर लौटने लगा। तभी सामने से महेश लकड़हारा आता दिखाई दिया। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था और चेहरे पर जीत की मुस्कान। महेश ने रामकिशन को खाली हाथ लौटते देखा तो बोला, अरे रामकिशन भैया, फिर से खाली हाथ तुम्हें? तो अब जंगल आने का टाइम टेबल ही बना लेना चाहिए। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना लगता है। तुम्हें तो खाली हाथ लौटने की आदत हो गई है। क्या करूं महेश भैया, मुझे कभी भी अच्छी लकड़ी नहीं मिलती। जब तक मैं जंगल पहुंचता हूं उससे पहले ही लोग सारी अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे सिर्फ गीली लकड़ियां मिलती है और उन गीली लकड़ियों को काट कर मैं क्या करूंगा? अरे रामकिशन भैया, जंगल किसी के बाप का तो नहीं है। जो पहले आता है वही ज्यादा पाता है। तुम तो रोज देर से आते हो, फिर शिकायत कैसी? मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है और आलसी आदमी हमेशा खाली हाथ लौटता है। देखो ना, मैं सुबह सवेरे निकलता हूँ तो शाम तक इतना गट्ठर इकट्ठा कर लेता हूँ कि बेचने पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तुम भी अगर समय पर निकलो तो किस्मत जरूर बदल जाएगी। यह कहकर महेश वहां से चला गया और रामकिशन भी कुछ देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद खाली हाथ घर की ओर लौट आया। घर में उसकी पत्नी सीमा और बेटा राजू उसका इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही रामकिशन की पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, आ गए आप? आज फिर खाली हाथ लौटे? इसका मतलब आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कब तक काम चलेगा? घर में तो राशन भी खत्म होने वाला है। अगर यही हाल चलता रहा तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या करूं सीमा, ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी लकड़ियां मैं काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। रोज मेहनत करता हूं मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सब लकड़हारों को लकड़ियां मिल जाती है, सब अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बस मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। ऐसे ही दिन ढलते ढलते रात हो गई और वे सब थोड़ा सा खाना खाकर सो गए। संगीत। अगले दिन रामकिशन पहले से भी ज्यादा जल्दी उठा और कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, आज कोई मुझसे पहले नहीं पहुंचेगा। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। लेकिन जंगल में पहुंचकर उसने देखा तो वही हाल था। लकड़ियां पहले ही काट ली गई थी। यह देखकर रामकिशन दुखी और मायूस हो गया। यह क्या, मैं तो इतनी जल्दी आ गया और फिर भी सारे पेड़ पहले ही कट चुके हैं। मैंने तो सोचा था कि इतनी सुबह कौन आएगा। मैं सबसे पहले जाकर लकड़ियां काट लूंगा, मगर यहाँ तो पहले ही कोई आकर लकड़ियां काट चुका है। सच में बहुत बदकिस्मत हूँ। तभी उसे सामने से मोहन लकड़हारा दिखाई दिया, जो लकड़ियों से लदा हुआ गद्दा खींचता हुआ आ रहा था। उसे देखकर रामकिशन ने उससे कहा, क्या मोहन भैया, इतनी सुबह सुबह यह सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां इतनी जल्दी कैसे काट ली? अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ियां काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल लकड़हारों से भर जाता है, इसलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। लगता है यह काम मेरे बस का नहीं। मैंने सोचा था कि आज तो अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी, इसलिए इतनी जल्दी आया, मगर यहाँ तो मुझसे भी पहले रात में ही लकड़ियां काट ली गई है। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। मोहन अपनी लकड़ियां लेकर जंगल से चला गया, मगर रामकृष्ण वही खड़ा रहा। वह पूरा दिन जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन आज भी उसे कोई लकड़ी नहीं मिली।
आखिरकार वह थक हार कर शाम को घर की ओर लौट आया। जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, आज फिर आप खाली हाथ लौट आए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? अरे सीमा, मैं क्या करूं? मुझे और कोई काम आता ही नहीं। अगर मुझे कोई और हुनर आता तो यह काम कब का छोड़ देता। अगर आपको इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता और इस जंगल में लकड़ियां भी नहीं मिलती तो आप दूसरे गांव के जंगल से लकड़ियां काट कर ले आए। हाँ सीमा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल पास वाले गांव के जंगल में लकड़ियां काटने जाऊंगा। शायद वहां मुझे कुछ लकड़ियां काटने को मिल जाए। अगले दिन सुबह होते ही रामकिशन अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर दूसरे गांव के जंगल की ओर चल पड़ा। अभी वह जंगल में पहुंचा ही था कि अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ! रामकिशन आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक लड़का फंदे में फंसा हुआ था। रामकिशन ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद की और उसे फंदे से बाहर निकाल लिया। अरे बेटा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और इस फंदे में कैसे फंस गए? मैं इसी गांव के राजा महाराज प्रताप सिंह का बेटा राजकुमार लक्ष्मण हूँ। मैं यहाँ शिकार करने आया था, लेकिन यहाँ पहले से ही किसी ने फंदा लगाया हुआ था और मैं गलती से उस फंदे में फंस गया। आप कौन हैं? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा और आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? राजकुमार के पूछने पर रामकिशन ने सारी बात राजकुमार को बता दी। आपने मेरी जान बचाई है। इसके बदले में मैं अपने पिताजी से कहकर आपको इनाम दिलवाऊंगा। आइए आप मेरे साथ हमारे दरबार में चलिए। इस प्रकार राजकुमार लक्ष्मण और रामकृष्ण दरबार की ओर चल पड़े। जैसे ही वे दोनों दरबार में पहुंचे, उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। फिर राजकुमार लक्ष्मण ने आगे बढ़कर महाराज को पूरा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार रामकृष्ण ने उसकी जान बचाई। बादशाह ने रामकिशन से पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? महाराज के पूछने पर रामकिशन ने महाराज को अपनी सारी बात बता दी। रामकिशन, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना उत्तर प्रदेश का जंगल देता हूँ। वहाँ अब सिर्फ तुम्हें ही लकड़ियाँ काटने का अधिकार होगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी लालच मत करना। और अगर कोई तुमसे मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। अगर तुमने लालच किया तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा जरूरतमंद की मदद करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज। यह कहकर रामकिशन दरबार से बाहर आ गया और महाराज द्वारा बताए गए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने कहा, अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे मजबूत और सीधे खड़े पेड़ है। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। चलो अभी जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूँ। रामकिशन ने वहाँ से जरूरत के मुताबिक लकड़ियां काटी। एक छोटे से गांव में मिट्टी से बनी झोपड़ी में एक गरीब दादी रहती थीं। उनका नाम था रामदुलारी। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन दिल में बहुत हिम्मत और आंखों में ममता की चमक थी। दादी के 2 बच्चे थे, एक बेटा रवि और एक बेटी गीता। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस घर के पीछे एक छोटा सा खेत था। खेत इतना बड़ा नहीं था कि उससे बहुत आमदनी हो सके, लेकिन दादी हर दिन उस खेत में मेहनत करती थीं और जो थोड़ी बहुत सब्जियां या अनाज उगता उससे बच्चों का पेट पालती। रवि पढ़ने में तेज था, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। वह माँ के साथ खेत में हाथ बंटाने लगा। गीता छोटी थी, लेकिन वह घर का काम संभालने लगी, चूल्हा जलाना, पानी भरना और माँ के लिए रोटी बनाना। गांव वाले अक्सर दादी का मजाक उड़ाते, इतनी गरीबी में भी पढ़ाई का सपना देखती हो, बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, शादी कर दो। लेकिन दादी कहती, गरीब हूँ पर सपने अमीर है। बेटा किसान बनेगा और बेटी टीचर। धीरे धीरे वक्त बीता। अपनी माँ को कहा, मैं जरहा हूँ। रवि ने कृषि विभाग के ऑफिसर से पूछा कि खेती के बारे में, और ऑफिसर के बताए अनुसार गांव में खेती किया, अच्छा फसल उगाया। गीता भी स्कूल जाने लगी। खेत से जो थोड़ी आमदनी होती वही उनके जीवन की ताकत बनी रही। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना आई, गरीब किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति। रवि को उसका फायदा मिला। वह आगे पढ़ने शहर गया।
गीता ने भी हिम्मत नहीं हारी और गांव के ही स्कूल में पढ़ती रही। सालों की मेहनत के बाद रवि एक कृषि वैज्ञानिक बना और गांव लौट आया। उसने अपने छोटे से खेत को एक मॉडल खेत बना दिया। जैविक खेती, पानी की बचत और नई तकनीकों से सबको चौंका दिया। गीता ने बीएड किया और गांव की पहली महिला शिक्षिका बनी। गांव के वही लोग जो दादी को ताने देते थे, अब उनके पैर छूते थे। दादी मुस्कुराकर कहती, खेत छोटा था पर हौसले बहुत बड़े थे। सीख, और कभी भी अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनने से मत रोकिए। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, वो बस मेहनत मांगते हैं।